नमो नमो प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम। नमो रिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो ऐरियाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोहे सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धाणम् जनञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा जो है उस मध्यमा के प्रथम गण जो कि भुआदि गण के धातु और उनके रूप जो कि प्रथम गण के धातु के रूप किस प्रकार का होता है वो हम लोग प्रथमा में सीख चुके हैं। कुछ अपवाद कुछ विशेष नियम यहाँ पर जो बताया गया है, उसी को यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ बोलिए। A18 क्या प्रश्न है? A18। प्रणाम गुरु। हाँ जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। वो संस्कृत के वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे गुरु जी, बहुत हाँ जी। प्रॉब्लम होता है फिर रिवीजन करने में। हाँ जी। मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन जो आप जो पीसी जो है वो पीसी की तकलीफ है, लगभग कल परसों तक हो जाएगा ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि पीसी का थोड़ा तकलीफ ये बाकी सारे अपलोड किया जाएगा। जी गुरु जी। ओके। A80 क्या प्रश्न है? गुरुजी, संख्यावाचक में थ्री का जब रूप बना रहे थे तो गुरुजी ऐसे ही क्लिक हुआ आप जाके कि द्वितीय विभक्ति में जो थ्रीन है ना, तो वहाँ पे न का अन हमने क्यों नहीं किया? जैसे त्रया इसमें नाम में तो हमने न का अन किया है। हाँ सही है। वहां पर आपको एक नियम दिखेगा कि पद के अंत में अगर न हो तो फिर उसका आना नहीं होता है। ओके गुरुजी। जी गुरुजी। त्रयाणाम तो नौ के साथ आ जुड़ा है, तो वो पद के अंत में नहीं है। जबकि त्रिन जी। तो नौ क्या है, वो पद के अंत में है। यानी अच्छा, पदांत तो नौ का हलन। जो है, इसलिए वो नौ का आना नहीं होता है। जी गुरुजी, तो वो हलंत इसके लिए और अंत में इसके लिए वो हाँ जी। नहीं हुआ। हाँ जी। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि 12वां नंबर नियम, एक मिशन 11वां नंबर नियम कि स्वर के बाद छ आए तो छ का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और इसी डबल को यहाँ पर व्याकरण के भाषा में क्या कहा जाता है, द्वित्व। इसे द्वित्व कहा जाता है कि स्वर के बाद छ का द्वित्व होता है। और जो कि हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहे थे कि गम धातु का हम लोग प्रथमा में क्या सीखे हैं, गम धातु जो है, गम धातु का आदेश क्या होता था, हम प्रथमा में जो सीख चुके हैं उसके अनुसार गम धातु का क्या आदेश होता है, गच्छ। गच्छ गच्छ। वास्तव में गम धातु का कोई गच्छ आदेश होता ही नहीं है, लेकिन प्रारंभिक है। और प्रारंभ में जैसे बाल जीवों को या तो बालकों को जैसे सिखाया जाता है, उसी कारण उसको कुछ ऐसे पहले सिखाया गया था कि गम का गच्छ आदेश होता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो गम का कोई गच्छ आदेश नहीं होता है, वो नियम से गच्छ होता है।
और उनमें भी एक नियम, ये 11वां नंबर नियम भी लगता है। ऐसे तीन धातु अगर देखा जाए, तीन धातु ऐसे मुख्यतः है, और वो धातु है गम, इस और यम। इन तीन धातु के अंत में, दो धातु में क्या है, अंत में क्या है, दो धातु के अंत में म है। बहुत म है ना। मा कौन कौन से धातु, तो गम और यम। गमोनियम गम और यम धातु में अंत, अंत में क्या है, गम का देखा जाए या तो यम धातु देखा जाए, इसके अंत में क्या आ रहा है, म आ रहा है। म और एक धातु, और एक धातु का हम लोग आदेश करते थे, इस धातु का क्या आदेश करते थे, इच इस धातु का भी इच्छ आदेश करते थे। तो उस प्रकार यहां पर एक ये धातु इस धातु के अंत में क्या है, श है। तो ये बताया गया है कि नियम इस प्रकार से हैं कि गम, यम और इस धातु का अंत्य वर्ण, अंत्य वर्ण अर्थात अंतिम में कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है ना। जी व्यंजन। हाँ, तो इस अंत्य वर्ण का शीत प्रत्यय आने पर छ होता है। क्या होता है, शीत प्रत्यय आने पर छ होता है। अर्थात इसमें अंत्य वर्ण अगर हम देखें गम, तो गम को कैसे लिखा जाएगा, उसका विश्लेषण कीजिए, ग प्लस अ प्लस म। म ठीक है, यम का करेंगे तो फिर क्या होगा, य प्लस अ प्लस म। म इसका करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ई प्लस मूर्धन्य ष। मूर्धन्य ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंत्य वर्ण, वर्ण अगर देखा जाए तो वर्ण दो प्रकार के वर्ण है, ये तो हम सब जानते हैं। कौन जी से, एक स्वर वर्ण और स्वर दूसरा स्वर और व्यंजन व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर अंत में तो स्वर नहीं है, परंतु क्या है, अंत में व्यंजन है ना। व्यंजन जी तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंत्य वर्ण का छ होता है कब, शीत प्रत्यय लगने पर। अब अभी अभी हम लोग देखे असव, ये कैसे प्रत्यय है, हाँ, ये शीत 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 प्रत्यय है ना, असव शीत प्रत्यय है। यम धातु अगर देखा जाए तो यम धातु में भी क्या है कि वहां भी अगर चारों चार गण के अगर धातु देखा जाए, चारों चार गण के विकरण प्रत्यय कैसे हैं, शीत है ना, जी शीत है। तो इस कारण से ये क्या होगा, तो कि अंत्य वर्ण यानी गम और यम में मौका क्या हो जाएगा, छ होगा कि नहीं, जी छ होगा कि नहीं। क्योंकि अंत्य वर्ण यहाँ पर क्या जी बोला गया कि अंत्य वर्ण का छ होता है, यानी गम और यम में जो म है उसका छ हो जाएगा, और इश में जो स है उसका भी छ हो जाएगा। अर्थात छ होने के बाद किस तरह से ये लिखा जाएगा, ग प्लस अ प्लस छ लिखा जाएगा ना। जी यहां भी एक न, इसमें भी क्या लिखा जाएगा, य प्लस अ प्लस छ। इसमें क्या लिखा जाएगा, ई प्लस छ। छ ठीक है। अब ये 11वां नियम नंबर, एक बार नियम देखिए क्या है, स्वर के बाद छ छ द्वित्व डबल दित्त होता है होता है। दित्त का अर्थ क्या है, डबल। अब देखिए स्वर के बाद छ आया है कि नहीं आया है, तीनों तीन जी में जी आया है ना। सभी स्वर ही है। जी जी हाँ, तो स्वर के बाद छ दित्त होता है, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर के बाद छ है यानी छ डबल होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, जी ग प्लस अ प्लस छ प्लस छ होगा। जी उसके बाद यहाँ पर यम में किया जाए तो फिर क्या होगा, य प्लस अ प्लस छ, अ प्लस छ प्लस छ होगा। जी तो यहाँ भी छ होगा। इसमें किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ई प्लस छ प्लस छ। अब एक नियम हम लोग सीख चुके हैं कि सीट सिवाय के धूट व्यंजन के बाद अगर अघोष आए तो फिर तो क्या दो होता है, व्यंजन का पूर्व के धूट व्यंजन उसी का के कौन बाद सा का व्यंजन पहला होता व्यंजन है, पहला व्यंजन, पहला पहला व्यंजन। व्यंजन पहला व्यंजन। तो इसमें पहला व्यंजन, इसका यहाँ पर देखा जाए तो पहला व्यंजन की कीजिए, पहला वाला जो छ है उसका पहला व्यंजन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, च छ च चम्मच वाला छ यानी च होगा, यानी ग प्लस अ प्लस च प्लस छ होगा कि नहीं, जी ये छ होगा। यम में क्या होगा, य य प्लस प्लस अ अ प्लस प्लस च प्लस छ छ होगा।
इसमें क्या होगा? ई एक प्लस च प्लस च। च च। प्लस छ होगा। अब सबको ग ग प्लस अ प्लस छ क्या हो जाएगा? गच्छ। गच्छ होगा। गच्छ। जी फिर यम में कि यहां पर क्या हो जाएगा? यच्छ होगा। यच्छ। जी इसमें क्या होगा? इच इच्छ होगा कि नहीं? जी अब देखिए गम का क्या हुआ था? गम का गच्छ आदेश कर दिए थे वहां पर, गम का गच्छ, यम का जी यच्छ और इसका इच्छ। ठीक है। तो ये क्या नियम से हुआ है? तो प्रश्न आता है तो फिर ये नियम ही डायरेक्ट प्रथमा में क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि प्रथमा के जितने भी विकर्ण प्रत्यय देखे, सारे के सारे विकर्ण प्रत्यय कैसे हैं? सिद्ध प्रत्यय है कि नहीं? जी और एक नियम कि अगर गम का गच्छ आदेश होता है तो फिर कर्मणि में क्यों नहीं होता है? इत प्रत्यय। ये भी प्रश्न आना चाहिए ना, कि वहां पर गम का गच्छ आदेश कर देते थे लेकिन कर्मणि में गम का गच्छ आदेश होता है? नहीं होता। नहीं होता है। वहां पर क्या नियम है कि गम प्लस यज्ञ प्लस ते, तो ये यज्ञ जो है वो कित प्रत्यय, लेकिन छ कब होता है? सित प्रत्यय आने पर। और य क्या है? य सित प्रत्यय है। यज्ञ नहीं, ये कित प्रत्यय है। इसीलिए यहां पर क्या हुआ है कि आदेश, इसलिए गम का गच्छ आदेश नहीं होता है। लेकिन ये गच्छ आदेश नहीं हुआ है, क्या हुआ है? नियम से बना है। ठीक है। जी इसी प्रकार कि कहीं भी स्वर के बाद अगर छ आए तो छ का क्या, यहां पर छ का क्या होता है? मिथुन, छ द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाता है। ये एक नियम है जो कि उदाहरण के स्वरूप में यहां पर तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? तरु प्लस छाया का तरु छाया। अब ये नियम, हमें प्रश्न ये आता है कि क्या ये नियम सिर्फ संधि में ही लगता है? अर्थात जब दो शब्द का संधि करना हो तभी लगेगा ये? क्रियापद में लग सकता है कि नहीं लग सकता है? तो क्रियापद में भी लग सकता है। कहाँ? तो जो छ आदि, यानी छ व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जितने भी धातु है, छ व्यंजन से प्रारंभ होने वाले धातु, जैसे छद धातु, छद धातु है कि नहीं? छ, ये छ व्यंजन से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं छद धातु में? जी। ये छद धातु देखा जाए, ये क्या होगा? व्यंजन से प्रारंभ होने वाला ये है कि छ व्यंजन से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं है? जी ठीक है। तो ये एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया, छद धातु। और भी धातु अगर देखा जाए तो ये एक छद धातु है, 10वें गण का है, जिसका सामान्यतः यहाँ पर क्या रूप होता है? छादयति। ठीक है। ये है। जब इसका हस्तन करेंगे, सामान्यतः हस्तन का नियम क्या है? अ हस्तन करने लगेगा। का अ सामान्य लगाना, नियम क्या है? पूर्व में धातु अ के लगेगा, पूर्व में क्या लगता है? पूर्व में अ लगेगा, अ लगेगा। धातु के पूर्व में अ लगेगा, तो अ प्लस उस समय छद आएगा कि नहीं? जी। अब देखिए यहां भी स्वर के बाद छ आया है कि नहीं आया है? है। हाँ। आया है ना, तो फिर यहां भी द्वित्व होगा कि नहीं? होगा। तब उस समय यहां पर क्या अ, उसी प्रकार आ उपसर्ग सहित किया जाए, आ उपसर्ग सहित अगर छद धातु किया जाए तो भी क्या होता है? आच्छादयति। नहीं अच्छा, आ, हाँ वहां भी क्या होगा? वहां तो वर्तमान में भी होगा, आच्छादयति। कर्मणि में ये नियम लगेगा कि नहीं? तो उसमें भी ला लगेगा, क्योंकि स्वर के बाद छ है। और कर्मणि में भी ये इस प्रकार से नियम लग सकता है। हाँ। और एक प्रश्न है, क्या हरेक स्वर के बाद छ आने पर द्वित्व होता है, कि कोई ऐसे फिक्स है कि इतना ही स्वर आने पर छ का ऐसे छ द्वित्व होता है? तो इसका जवाब ये है कि सामान्यतः उपसर्ग सहित अगर धातु हो, और उपसर्ग सहित धातु में अगर देखा जाए तो एक आ उपसर्ग आता है। आ उपसर्ग आता है ना,
हाँ, आ एक उपसर्ग आता है। जी अनु, अब, नीस, नीर, दूस, दूर, बी, आ, ऐसे आ वाला। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहां भी उपसर्ग सहित हो वहां पर हो सकता है। दूसरा एक नियम ये है कि आ उपसर्ग, और जब माँ, माँ अव्यय का क्या अर्थ होता है? माँ नहीं। उपसर्ग का क्या, वहां पर क्या अर्थ नहीं होता करना, नहीं है? नहीं 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 के करना, अर्थ मत में, कर। निषेध के अर्थ में है ना, जी वो जी निषेधार्थक अव्यय है। तो ये जो दो अव्यय के, दो अव्यय जो है, ये दोनों, एक आ उपसर्ग और एक मां निषेधार्थक जो अव्यय है, ये दोनों शब्द छोड़कर कोई भी दीर्घ स्वर के बाद छ जो है, यहां पर ध्यान ये रखना है, अगर दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आए तो उस छ का द्वित्व होता है, लेकिन वहां पर विकल्प से होता है। दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आए तो वह छ विकल्प से होता है। लेकिन यहां पर मां में आ जो स्वर है, तो आ स्वर कैसे है? ह्रस्व की दीर्घ, बिल्कुल। दीर्घ। उसी प्रकार मां में जो आ है वो भी क्या है? ह्रस्व की दीर्घ, बिल्कुल दीर्घ स्वर। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों में क्या कहा गया कि ये दोनों उपसर्ग छोड़कर कोई भी दीर्घ स्वर हो, तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 9 है ना। दीर्घ स्वर 9 है। हाँ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ रू, दीर्घ रू, फिर ए, ऐ, ओ ओ और औ। ओ ये ओ कितने हुए? 9। तो ये दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो वहां पर विकल्प से होता है। अर्थात इसका मतलब ये जो प्रश्न था कि हर एक जगह में द्वित्व करना ही है, तो जितने भी ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आए और मां और आ उपसर्ग के बाद अगर छ आए तो वहां पर नित्य करना है। क्या वहां पर क्या करना है? वहां पर नित्य विकल्प होता है। और दीर्घ स्वर अगर देखा जाए तो दीर्घ ई इत्यादि जो ऐसे इसमें एक आ को छोड़ देना है, वहां पर विकल्प से होता है, क्योंकि आ के बाद यहां पर दिया गया ना। तो ये आ अगर उपसर्ग सहित हो तो, हाँ, अगर उपसर्ग सहित ना हो तो फिर नए नौ ऐसे दीर्घ स्वर के बाद छ है, वो विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण के अनुसार यहां पर अगर देखा जाए तो कोई आकारांत शब्द वाला यहां पर हम लोग ले ले कन्या। कन्या प्लस यहां पर छत्रम, यानी इसका जब यहां पर हम समास करेंगे, कन्यायाः छत्रम, क्या बनेगा? इति, क्या बन कन्या जाएगा? कन्या। छत्र, कन्या छत्र। तो तब यहां पर आता है कि नहीं? कन्या, और क्या आएगा यहां पर? प्लस छत्रम आएगा। जी तो यहां पर देखेंगे कि कन्या प्लस छत्रम, क्योंकि इन दोनों के बीच अब संधि करनी है ना, क्योंकि समास में क्या कहा गया है कि जहां संधि होती है वहां अवश्य में वह संधि करनी ही है। तो अब देखिए, ये आ तो आया, लेकिन ये आ क्या दीर्घ, ये आ तो दीर्घ स्वर है, लेकिन ये आ यहाँ पर उपसर्ग के स्वरूप में है? नहीं है। नहीं। नहीं तो ये तो नहीं दीर्घ स्वर है। अभी अभी हम लोग क्या देखे कि दीर्घ स्वर के बाद छ का विकल्प से क्या होता है? कि विकल्प से द्वित्व होता है। अर्थात एक बार द्वित्व नहीं करेंगे तब उस समय क्या बनेगा? कन्या छत्रम। और फिर जब द्वित्व करेंगे तब उसका ये संधि क्या हो जाएगा? कन्या कन्या छत्रम। छत्र। ये इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार दासी छलम किया जाए तो फिर क्या होगा? एक बार दासी छलम और दूसरी बार दासी दासी छलम। दासी छत तो इसी प्रकार से जो है कि अगर दीर्घ स्वर के बाद अगर छ आए तो वहां पर छ
विकल्प से दित्त होता है, लेकिन ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आए तो वहां पर नित्य करना है। जैसे तरु प्लस छाया, तो इसमें क्या आया, ह्रस्व स्वर के बाद छ आया है ना। जी तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर नित्य, अर्थात इसमें कोई विकल्प नहीं, इसमें करना ही है छ का दित्त। ओके, क्लियर यहां तक। जी अब जो 12वां नंबर नियम है ना, ये 12वां नंबर नियम सर्वसामान्य है, संधि का नियम है। तो इस नियम को व्यवस्थित कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि बारंबार ये नियम आने वाला है। वर्ग के तीसरे और चौथे व्यंजन के व्यंजन पर, अर्थात व्यंजन के पहले पूर्व के धूट व्यंजन के बदले उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है। वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन, तो वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग है। तो क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसका चौथा चौथा अक्षर, तीसरा चौथा अक्षर देखा जाए कौन कौन सा आएगा, ग, ग, ट में क्या आएगा, ज और झ, ट में क्या आएगा, ड और ढ, प वर्ग में क्या आएगा, द और भ, प वर्ग में क्या आएगा, तब ब और भ। ये जो है कि गघ, जझ, डड, डढ़, दध और बभ, इसके पहले धूट व्यंजन अगर हो, तो इसके पहले धूट व्यंजन कितने हैं, 24 24। ये 24 धूट व्यंजन, ठीक है। तो 24 धूट व्यंजन के बाद अगर तीसरा अथवा चौथा अक्षर आए, तो ये 24 धूट व्यंजन का जो है, उस व्यंजन का पहला कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर ही होता है। अर्थात वहां पर गज ड द ब होता है। याद रहेगा, गज ड द ब होता है। पहले भी आया ओके पहले भी आया। हाँ, ये जो है कि ये पहला व्यंजन नहीं, लेकिन कौन सा व्यंजन होता है, तीसरा व्यंजन तीसरा वहां पर हो जाता है। ये नियम बारंबार आने वाला है हमारे संधि में के नियम में, इसलिए इस नियम को याद कर लेना। वर्ग के तीसरे चौथे अक्षर के पूर्व में जो धूट व्यंजन है, उसी धूट व्यंजन जिस वर्ग का होगा, क्योंकि धूट व्यंजन तो 24 है, वो जिस वर्ग में आता है। अब देखिए, 24 व्यंजनों में, धूट व्यंजनों में ऐसे वर्गीय धूट तो कितना है, 20 ही है ना। जी क्योंकि 5 वर्ग के, क्योंकि धूट व्यंजन किसे कहा जाता है, वर्ग के 5वां अक्षर और अच्छा अंत को छोड़कर बाकी के व्यंजनों को धूट व्यंजन कहा जाता है। तो यानी एक वर्ग में कितना व्यंजन हुआ, 4 4 होगा कि नहीं, 4 4। तो 5 वर्ग है, तब 4 × 5 यानी वर्गीय धूट व्यंजन कितना हुआ, 20 हुआ। अब बाकी रहा जो 4, तो वो बाकी 4 कौन कौन से हैं, सही है, बोलिए। तालवश्य, मूर्धन्यश्च, दंत्यस और फ। ये 4 व्यंजन आता है। अब प्रश्न ये आता है कि इसका धूट व्यंजन कौन से वर्ग में लेंगे, क्योंकि नियम में क्या बोला गया है कि धूट व्यंजन का उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन। तो उस समय हमें इसका उच्चारण स्थान देखना है। उच्चारण स्थान जो है, उस उच्चारण स्थान के अनुसार यहां पर करना है। तो तालव्य किस में आता है, तो तालव्य, तालव्य, तो तालव्य कौन से वर्ग में है, च वर्ग, इचुय सयानाम तालव्य, वो च वर्ग में आएगा। मूर्धन्य श किस वर्ग में आता है, क्योंकि हाँ वो ट वर्ग में, ऋतु रसाणम मूर्धन्य। दंत्य स, तो इसमें तो हम तो यहाँ पर कह ही रहे हैं, दंत्य स है, कौन से वर्ग का है, दंत्य। दंत्य किस में आता है, त वर्ग। और एक जो बाकी रहा ह,
तो ह कौन सा यहाँ पर कौन सा वर्ग में क आएगा? क अकुह वर्ग विसर्ग नाम कंठ, अर्थात क क वर्ग में आएगा। क वर्ग। तो इस हाँ प्रकार यहाँ पर ह का ज्यादातर नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनुसार हम यहाँ पर देखें कि तीसरा व्यंजन तो तालवश्य हो तो भी उसका क्या होगा? जी। ज ज हो ज जाएगा होगा। सही है। मूर्धन्य श हो तो ड ड ड ड ड होगा। दंत्य स हो तो द द द होगा। और द ह हो तो ग होगा। ग ग। ठीक है। गुरुजी तो दुग्ध में हुआ था ना, दुह, दुग्ध में। हाँ हाँ, वहां पर हम लोग कर दिए थे दुग्ध में, लेकिन जी अभी ये दुग्ध कैसे, तो दुह धातु में तक्त प्रत्यय जी लगकर वो दुग्ध बना है। ठीक है। जी वो जाकर हम लोग आगे जाकर देखेंगे। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ का जो उदाहरण जो दिया गया है उसको पहले समझ लेते हैं कि सज्जति, लेकिन धातु क्या है? षष्ज। क्या धातु है? तो सज्ज, सज्ज धातु है। तो ये सज्ज धातु का क्या है? तो सज्ज धातु यहां पर हम लोग देखेंगे षष्ज धातु। धातु है यहां पर षष्ज। ठीक है। सज्ज पहले यही देखें। तो ज क्या है? तो ये एक नियम है प्रथमा के 48वां पाठ में। एक नियम हम लोग देखे थे कि दंत स के बाद अगर च वर्ग आए तो उसका क्या हो जाता है? तालवश्य, या च वर्ग आए तो तालव्य। दंत स का तालवश्य होता है। और मूर्धन्य स या ट वर्ग आए तो उस दंत स का क्या हो जाता है? मूर्धन्य स होता है। ऐसे एक मदन। नियम देखे थे। जी यानी दंत स के बाद अगर तालवश्य या च वर्ग आए तो उसका च वर्ग होता है। तालवश्य होता है। और तालवश्य होता है। और मूर्धन्य श और ट वर्ग के बाद अगर ट वर्ग आए तो उसका क्या हो योग। जाएगा? दंत स का तो मूर्धन्य श होता मूर्धन्य जी है। तो यहाँ पर क्या आया है? दंत स के बाद च वर्ग आया है कि नहीं? जी ज क्या हाँ है? तो ज ये च वर्ग में है। इसीलिए बीच वाला जो दंत श है उसका क्या हो जाएगा? तालवश्य होगा। सज्जन। जी तो ये तालवश्य हो जाएगा। तो सज्ज ऐसे बनेगा। ये षष्ज ये ऐसे हुआ, तालवश्य हुआ। अब नियम के अनुसार यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है। नियम क्या बोला गया है? तो ज ये तीसरे जी। चौथे व्यंजन में कोई एक व्यंजन है तो इसको चलिए नहीं। और थोड़ा सा यहां पर ऐसे कर देते हैं ताकि इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो यहां जी पर अगर देखा जाए तो ये देखिए ज ये तीसरा व्यंजन है कि नहीं? है। हाँ जी। तीसरा व्यंजन है। उसके पूर्व में हाँ धूट व्यंजन है। जी है। तालवश क्या है? धूट व्यंजन है कि नहीं? तो तालवश जी धूट जी है। व्यंजन है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि पूर्व के जो धूट व्यंजन है उसका उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। अब तालवश जो है, तालवश कौन से वर्ग में आएगा? च च वर्ग वर्ग में। में। इसी कारण ये क्या सज्ज सज्ज का क्या बन जाएगा? सज्ज। और उसके सज्ज। बाद अ प्लस ती, इसीलिए सज्जति होता है। एक मिनट। ठीक है। तो इसलिए सस्ज धातु, फिर प्रश्न आता है कि सस्ज धातु का सज्जति रूप कैसे हुआ? तो ये नियम से, ये नियम जो है इस नियम से यहां पर हुआ है। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण है जो कि हम लोग अभी अभी यहां पर देखे थे। दह धातु अभी बोले कि दह धातु का तख्त प्रत्यय लगने पर इसका रूप क्या होता है? दग्ध। क्या हो जाता है? दग्ध। लेकिन आगे जी का ह का घ करना है। ह का क्या करना है? ह का घ ग। करना है। उसके बाद तो का भी ऐसे ध करना है। तो वो नियम आगे हम लोग 10वां पाठ में आगे इत्यादि देखेंगे। उस नियम से उस समय हम लोग सिद्ध करेंगे। लेकिन ये नियम जो है, ये नियम बारंबार आने वाला है। इसलिए इस नियम को व्यवस्थित याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। बारंबार जी ये नियम याद आने वाला है। ओके। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम गण के जितने भी अभी तक जो अपवाद है
यानी दूसरे पाठ में और भी बहुत सारे धातुएं हैं, लेकिन लगभग लगभग अपवाद में जितने आए आए हैं वो सब यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार यहाँ पर प्रथम गण यहाँ पर पूर्ण होता है, और प्रथम गण के जो धातु हैं, आप लोग को धातु रूपावली भी दिया गया है, वहां से कम एक बार रूप को एक बार तो वांचन कर ही लेना है। याद करें तो सबसे बेहतर है, अगर कंठस्थ नहीं हो रहा है तो कम से कम एक एक बार सभी रूप को, जो चार काल कहा गया है, उस चार कालों के रूपों को एक बार जरूर पढ़ लेना है। ओके, बोलिए, किसी को कोई प्रश्न? गुरुजी ये कवर कैसे करना है, इसको कैसे पढ़ना कौन सा? स्टार्टिंग से? गुरुजी मध्यमा बुक गुरुजी, मध्यमा वीत बुक। चित के बाद गुरुजी अभी इसको मतलब स्टार्ट कैसे करके हम कैसे पढ़े? वीत चित तो समझ में आ गए गुरुजी, इसके तो हम प्रत्यय कर देंगे। ये सारे इतने सारे नियम गुरुजी वन बाय वन आप वीडियो देखिए, जो नियम फिर सामान्यतः जो नियम हम लोग सीख चुके हैं वही है। यहाँ पर तो उसका अपवाद बता रहे हैं, जय ऐसे जी अपवाद है। गुरुजी। लेकिन यहाँ पर और भी है कि ये कुछ जो नियम यहाँ से बोला जाए उस नियम को याद रखना है। जो नियम यहाँ पर ऐसे जो आया है, वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन के पूर्व में अगर दृढ़ व्यंजन हो तो उसके बदले तीसरा व्यंजन आता है, तो इस नियम को यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना है। बाकी तो ज्यादातर ऐसे कुछ नहीं है इसमें। देखिए, वो एक नियम याद रखना है विशेष स्वरूप में, और आगे वाला जो नियम यहाँ पर हम लोग बोले थे कि प्रथम पाठ में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो अपवाद स्वरूप में ही था ना। लेकिन इसका जी मूल पाठ जी जी और कुछ नहीं। अगर देखा जाए इसमें सिर्फ आगे आने वाला जो नियम है, उसमें ये एक दूसरे पाठ का ये 12वां नंबर नियम जो है वो अति महत्व का नियम है, तो इस नियम को जी याद कर लेना। बाकी जैसे जी जैसे गुरुजी। आने वाला है, जो संधि के नियम बारंबार आएगा उसको मैं यहाँ से पहले से ही आपको सूचित कर दूंगा, या तो आप सबको जी सूचना दी जाएगी कि इस नियम को याद गुरु- करें विशेष रूप में। बाकी के नियम तो सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं करना। गुरुजी एक वो म का आपने जो छ बोला था ना, सो ग म ग हाँ में हाँ, अंत्य म का वो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का थोड़ा समझना था वापस से, बाकी पूरा पीछे से समझ में आ गया। बस तो कुछ नहीं, प्रथम छ मौका क्यों बना, छ वो ही क्या होता नियम है। था? वहां पर मौका छ अच्छा म का हो छ जाता है। बनता है। कब? तो जी शीत प्रत्यय आने पर। हर एक शीत जगह पे प्रत्यय नहीं आने होता पर, है, जी शीत गुरु प्रत्यय आने पर। जी। और वो शीत है, बराबर शीत प्रत्यय आने पर। असब, तो असब क्या है? शीत है कि नहीं? जी जी गुरु जी। इस धातु छठे गण का है, लेकिन वहां पर असब नहीं है, लेकिन अस, तो अस ये भी शीत प्रत्यय है कि नहीं? जी ओके। तो गुरुजी 10वां रूल नंबर समझाइए ना। हाँ जी, 10वां रूल नंबर 10वां समझाइए एक बार। 10वां नंबर। ओके, 10वां नंबर क्या है कि विकरण प्रत्यय लगने पर स्टेप क्लाम गण चौथा और आ प्लस चम धातु का स्वर दीर्घ होता है। इन तीन धातुओं में कौन सा स्वर है उसको याद कर लीजिए। हाँ, स्टीप धातु में कौन सा स्वर है? ई है। ई ई ई है, ई ठीक है। क्लाम और अश्विन चम, इन दोनों में कौन सा स्वर है? अ, अ क्या आ है? अ है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि विकरण प्रत्यय लगने पर, तो स्टेप ये पहला गण का धातु है, आ प्लस चम ये भी पहला गण का धातु है, तो इन दोनों में विकरण प्रत्यय क्या लगेगा? लगे। लगेगा। अ लगेगा ना। तो अ जब लगेगा तो फिर ये विकरण प्रत्यय जहां लगेगा वहां पर इसका स्वर दीर्घ होगा। विकरण प्रत्यय नहीं लगेगा वहां इसका स्वर दीर्घ नहीं होगा, इसलिए स्ठीव उसका रूप क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, स्ठीवती। क्लाम यहाँ दीर्घ। पर आ ई प्लस दीर्घ हो चम, गया। किसका बैकग्राउंड आ रहा है? आ प्लस चम है। आ तो प्लस आ चम है, तो चा इसका क्या होगा? आ चामती। तो आ चामती चौका चा हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हुआ। उसी पर क्लम, तो क्लम चौथे गण का है, यह विकरण लगा। तो क्लाम्यति, यानी विकरण लगने पर। हाँ, ये हाँ, प्रश्न अपना स्वाभाविक है। तो ये अभी तक हम लोग चार गण देखें, और चार गणों में विकरण प्रत्यय आता है। मैं पूछा नहीं, चार काल देखे, चार गण नहीं, चार काल जी देखे ना चार अभी का। तक। इसीलिए स्टार्टिंग में यहां पर आप देखिएगा कि प्रथम पाठ स्टार्ट किए थे, वहां एक विशेष एक यहाँ पर सूचित किया गया था
यहाँ पर क्या लिखा गया है? गण कार्य विशिष्ट विभक्तियां, ये लिखा था ना। जी गण कार्य विशिष्ट विशिष्ट विभक्ति है, जिसमें गण का कार्य हो रहा है, अर्थात इसमें विकरण प्रत्यय लगना, ये एक गण का कार्य है। ठीक है, तो ये जो है कि ये सिर्फ 4 काल में ही विकरण लगता है। आगे की काल में आप देखिएगा तो वहां पर विकर्ण प्रत्यय नहीं लगेगा, तब स्टीव धातु का स्वर दीर्घ नहीं होगा। यहां पर क्या बोला गया है कि स्टीव धातु, स्टीव क्लम और आ प्लस चम धातु का स्वर दीर्घ होता है। कब? तो विकरण लगने पर, अर्थात जहां विकरण प्रत्यय लगेगा वहां पर दीर्घ करना है। दूसरा, जब इसका हम लोग क्रुदंत बनाएंगे, कौन सा? तब भूत कुर्दंत बनाया जाए, तो भूत कुर्दंत में कोई भी विकरण प्रत्यय लगता है? नहीं। नहीं लगता है। तो उसका मतलब क्या है कि यहां भी उस समय विकरण नहीं लगा है, तो इसका स्वर दीर्घ नहीं करना है। जी ओके। जी गुरुजी, विक्रम प्रत्यय लगाएंगे तो दीर्घ करेंगे, हाँ, विक्रम प्रत्यय जब विकरण नहीं प्रत्यय लगाएंगे। लगने पर ही इसका हाँ स्वर दीर्घ होता है, बाकी जी। नहीं। हाँ, ऐसे क्रुदंत में अगर कहीं पे भी रूप बनाएंगे तो नहीं लगेगा। हाँ जी। जी। बोलिए, और किसी कोई कोई प्रश्न? चलिए, नेक्स्ट क्लास से वाक्यानुवाद करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में आपका होमवर्क इतना रहा कि ये सारे धातुओं को एक बार आपको अभ्यास कर लेना है, मतलब एक बार उसका पाठ कर लेना है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम आभार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।